नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो हमारा जो सेशन है वो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो शिफ्ट सेकेंड यानी कि इवनिंग शिफ्ट में जो वर्ग 2 का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो प्रश्न है वो हम पार्ट 2 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे और ये 8वां CDP भाग का ये आज का 8वां प्रश्न है। तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसा चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। तो यह उदाहरण है सम्मिलन का। सम्मिलन का उदाहरण इसलिए है क्योंकि सम्मिलन का अर्थ है कि किसी वस्तु को किसी समूह में शामिल करना। इस उदाहरण में बच्ची पहले से ही चिड़िया जैसी चीज़ों से परिचित थी, लेकिन उसने पहले कभी पतंग नहीं देखी थी, इसलिए यह सम्मिलन का मामला है। जब कोई नई वस्तु या अवधारणा को किसी पहले से ज्ञात वस्तु या अवधारणा से जोड़ा जाता है तो उसे सम्मिलन कहते हैं। बच्ची ने पतंग को चिड़िया के साथ जोड़ा क्योंकि दोनों उड़ते हैं। बच्ची जब कभी छोटी रही होगी या उसके नाना दादा पापा कोई बताए होंगे कि देखो बेटा ये चिड़िया है क्योंकि ये ऊपर उड़ता है, इसके पंख होते हैं। अब बच्ची ये समझ ली कि ऊपर जितने भी उड़ने वाले चीज़ हैं, चाहे वो पत्ता हो, पतंग हो, सब चिड़िया ही होगा। तो वो अपने पूर्व ज्ञान को यहाँ पे जो देखती है कि पतंग उड़ रहा है उसको जोड़ दिया, यानी कि सम्मिलन कर दिया, उसको मिला दिया, थे ना। यही है सम्मिलन। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 9। समाजार्थी मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। ऑप्शन 4 है स्व-अधिगम मॉडल, विभेदित मॉडल या निर्देश, पाठचर्या का विस्तार और संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ए होगा, स्व-अधिगम मॉडल। क्यों भाई, क्यों स्व-अधिगम मॉडल होगा? तो स्व-अधिगम मॉडल सीमित रूप से समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों की सहायता कर सकता है जिसकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, जबकि स्व-अधिगम मॉडल बच्चों को अपनी गति से सीखने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। यह सामाजिक और भावात्मक सहायता प्रदान करने में सीमित है जो बच्चों को सफल होने के लिए आवश्यक हो सकती है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी होगा। सभी क्यों होगा? क्योंकि एक कक्षा में छात्रों के बीच कई तरह की व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं जिसमें शामिल है रुचियां हैं, सीखने की शैली है, चरित्र है और पृष्ठभूमि आदि। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक छात्र अद्वितीय है और उसकी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों को अनुकूलित कर सकें। क्योंकि बहुभाषिकावाद हम कक्षा को इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग समुदाय के, अलग अलग प्रवृत्ति के, अलग अलग सोच के या फिर पूर्व में कुछ चीज़ें सीख के आते हैं और यहाँ एक कक्षा में आने के बाद सब अलग अलग समूहों से रहते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को बहुभाषिकता का होना या फिर बहुभाषिकता वाली क्लास का होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हुआ। प्रश्न 11 है, बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, है ना। तो बुद्धि का जो द्विखंडन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन 4 है इसमें। पहला है स्पीयरमैन, दूसरा है थर्नस्टन, तीसरा है गिलफोर्ड और चौथा है गिने। तो इसका सही उत्तर होगा वो ए होगा, यानी कि स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत के प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन हैं तथा वर्ष 1923 में अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया था। स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के दो कारक हो सकते हैं, जी और एस। जी कारक, जी का अर्थ है कि सामान्यीकृत कारक है या विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है जो सभी लोगों के लिए सामान्य है। एस कारक, एस का अर्थ है विशिष्ट कारक है, यह विशिष्ट क्षेत्रों या कार्यों में लागू होता है। यह संगीत, स्थानिक, यांत्रिक आदि जैसे क्षमताओं के लिए होता है। ठीक है, जी कारक जो है वो सामान्य सभी में हो सकते हैं, लेकिन एस कारक है विशेष लोगों में हो सकता है, जैसे संगीत में हो सकता है, स्थानिक हो सकता है, यांत्रिक हो सकता है,
प्रश्न 12 देखेंगे हम, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन किसने दिया था, सीखने के लिए किसने दिया था, प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन देखेंगे, क्रोएम कोरोम, बी है प्याजे, सी है स्किनर और डी है कोहलर। तो सीखने का जो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अगर दिया था कोई, तो वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्किनर। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन भी बी.एफ. स्किनर द्वारा दिया गया था। स्किनर ने इस अवधारणा को प्रबलन के सिद्धांत के साथ जोड़ा है। जब कोई व्यवहार किसी सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाता है तो व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है तथा यह परिवर्तन बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न 13, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या क्या प्रकार बताए? ऑप्शन देखेंगे हम, भाषा, ए है भाषा, बी है सृजनात्मकता, सी है अंतर्वैयक्तिक कौशल और डी है अंतर्वैयक्तिक कौशल। तो इसका जो सही उत्तर होगा छोड़कर, यानी कि सृजनात्मकता को छोड़ दिया है ना, यही इसका सही उत्तर होगा। क्यों छोड़ा है देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बनाए गए बुद्धि के प्रकारों में सृजनात्मकता शामिल नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। तो कौन कौन से बताए हैं देखते हैं। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है संगीतिक बुद्धि और चौथा है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, पांचवा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और छठवां है अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि और सातवां है आभासी स्थानिक क्रिया बुद्धि के अन्य संभावित प्रकार भी हो सकते हैं। और उन्होंने सृजनात्मकता को बुद्धि की एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता दी। तो हमने क्या समझा कि हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 8 बुद्धि लब्धि के सिद्धांत दिए थे, जिसमें सृजनात्मकता का सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया था। प्रश्न 14 देखेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य हो सकता है देखते हैं कि भाई बच्चे का मूल्यांकन क्यों किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें वही 4 दिया है, देखते हैं। बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, क्या बच्चा क्या सीख रहा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो शिक्षाओं, अभिभावकों और छात्रों को शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसका उद्देश्य बच्चे की उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना और बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना सभी मूल्यांकन को। अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, अगर हम उसका मूल्यांकन ही नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कैसे समझ पाएंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया या फिर जो कक्ष में जो गतिविधि कराया जा रहा है उसमें बच्चा कितना सीख पा रहा है, तो क्या सीख रहा है, उसको और बेहतर कैसे सिखाया जा सकता है। अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो हम उस पर कौन सी ऐसी प्रवृत्ति लागू करें या कौन सी ऐसी नया तकनीक या तरीका लेके आए कि बच्चा उसको आसानी से सीख जाए। इसलिए मूल्यांकन की बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऑप्शन प्रश्न 15 देखेंगे, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो क्या क्या सीखा जाता है संकेत में? मनोवैज्ञानिक हो सकता है क्या, बी है पारंपरिक अनुकूलन हो सकता है, सी है वातावरण या डी है मनोदैहिक। तो इसका सही उत्तर होगा पारंपरिक अनुकूलन भाई, क्योंकि पारंपरिक अनुकूलन क्यों है, क्योंकि संकेत अधिगम सीखने का प्रकार है जिसमें जीव एक उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना सीखता है। यह सीखने का सबसे सरल रूप है और इसे अक्सर पारंपरिक अनुकूलन के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक अनुकूलन संकेत अधिगम का एक प्रकार है जिसमें जीव एक तटस्थ उत्तेजना को इस सशर्त उत्तेजना के साथ जोड़ना सिखाता है। प्रश्न 16 देखेंगे हम कि प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो इसका जो हम देखेंगे कि भाई किस अवस्था में करने लगता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष या संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा सी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष में अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने लगता है। यह अवस्था 11 से 16 वर्ष की उम्र के बीच होती है और इस दौरान बच्चे काल्पनिक तर्क, अमूर्त अवधारणाओं को समझना, तार्किक समस्या समाधान और अपनी सोच को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि बच्चा किशोरावस्था में जब जाने को होता है वहीं ये सब चीजें करने को सीखता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 17 देखेंगे कि कौन सा सीखना स्थायी होता है। सीखना कौन सा स्थायी होता है? ए है रटकर, बी है सुनकर, सी है समझकर और डी है देखकर। तो ये जो इसका जो सही उत्तर है वो सी होना चाहिए, क्योंकि समझकर क्यों होना चाहिए? समझकर सीखना स्थायी तरीका है। जब हम कुछ समझते हैं तो हम जानकारी को गहराई से संसाधित करते हैं
और उसके बारे में सोचते हैं। यह हमें जानकारी को याद रखने और उसे विभिन्न तरीकों से लागू करने में मदद करता है। इसलिए समझकर सीखना वह तरीका है जो सबसे स्थायी सीख प्रदान करता है। कोई भी चीज़ अगर रटते हैं, कुछ समय के लिए रट रहे हैं, हो गया। सुन के भी नहीं, जब तक हम उसको समझ कर, देख कर, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे कि आखिर यह हो कैसे रहा है, उड़ कैसे रहा है, जा कैसे रहा है, खा कैसे रहा है, कार्य कैसे कर रहा है, अगर इन सब चीज़ों को समझ गए एक बार, तो वो स्थायी रहता है, वो आजीवन रहता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं 4, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और बाल्यावस्था। तो इसका जो सही उत्तर है वो 13 मतलब किशोरावस्था है, यानी कि बी। देखिए क्यों कि 13 साल की उम्र किशोरावस्था की शुरुआत का समय होता है। इस अवस्था में बच्चे कई बदलावों से गुजरते हैं, जिसमें शामिल है शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, भावात्मक बदलाव, सामाजिक बदलाव। किशोरावस्था में बच्चे अक्सर अपनी राय और विचारों को व्यक्त करने के लिए अधिक मुखर होते हैं, है ना, अधिक मुखर होते हैं। वो उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अगर उसको कोई कुछ बोल दे रहा है तो झगड़ा करना लग जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, क्योंकि वो एक तनावग्रस्त अवस्था में होता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझते समझते आगे आ रहा है और उसमें बहुत सारी परिवर्तन होती है। तो इसलिए यहाँ पे किशोरावस्था को दिया गया है। प्रश्न 19 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से क्या बच्चे के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? क्या सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो भाषण जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि गलत की ओर जाना है। भाषण से कोई सृजनात्मकता नहीं होता है, क्योंकि भाषण जो है वो देख के बोल देगा, सुन के बोल देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सृजनात्मक कहाँ होगा? खेल खेलेगा, तरह तरह की तकनीकें लगाएगा, कहानी लेखन, कहानी लिखेगा, किसी के कहानी को लिखेगा, उसके तथ्यों को समझेगा, जानेगा, है। निर्माण संबंधी क्रियाएं, कुछ निर्माण करना है, कुछ योजना बनाना है, तो ये सब लागू होते हैं। लेकिन भाषण में कुछ नहीं है। देखिए क्यों भाई भाषण में नहीं? बच्चे की सृजनात्मकता के विकास में भाषण सहायक नहीं है। भाषण रचनात्मकता को सीधे तौर पर प्रोत्साहित नहीं करता है। यह मुख्य रूप से विचारों को संप्रेषित करने के एक साधन है। सभी बच्चे में रचनात्मक अलग अलग तरीके से विकसित होती है। बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए खेल, कहानी लेखन और निर्माण गतिविधियां अधिक प्रभावी तरीके रहे हैं या हैं। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 20। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो सीखने का क्लासिकल कंडीशन किसने किया था? क्लासिकल, समझ रहे हो ना, क्लासिक है ना, कंडीशन किसने दिया था? तो आपको ध्यान ये होगा कि इसका 4 ऑप्शन दिए हैं। तो स्किनर है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, कोहलबर है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि सीखने के क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पावलोव थे। उन्होंने कुत्ते पर किए प्रयोग के माध्यम से यह सिद्धांत विकसित किया, जहां उन्होंने पाया कि कुत्ता भोजन से पहले बजने वाली घंटी की आवाज के साथ लार टपकाने लगता। समय के साथ घंटी की आवाज भोजन के साथ जुड़ गई और कुत्ता केवल घंटी सुनने पर ही लार टपकाने लगा। इस प्रकार पावलोव ने देखा कि सीखना उद्दीपनों के बीच संबंध बनाने के माध्यम से हो सकता है। पावलोव ने क्या किया, एक कुत्ता रखा, एक कुत्ता को क्या किया, अपने व्यवस्थित जगह में रख दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक घंटी रखा तो पहले तो उसको आदत डाला कि घंटी जब भी बजता था पावलोव ने उसको कुत्ते को खाना देता था। तो जब भी घंटी बजा था पावलोव ने कुत्ते को खाना देता। करते करते कुत्ता उसके आदी हो गया। तो जब कभी भी घंटी बजता था तो पावलोव लार टपकाना चालू कर देता था, क्योंकि अब मेरे लिए भोजन आएगा। तो यही है सीखने की क्लासिकल कंडीशन किसने दिया? तो इवान पावलोव ने दिया। ठीक है। प्रश्न 21 देखते हैं हम। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो वो क्या होती है? जैविक मंदता होती है, पारिवारिक मंदता होती है, आकस्मिक मंदता होती है, चिकित्सा मंदता होती है। जैसे जन्म के समय जो मंदता होती है भ्रूण की क्षति में, तो वो जैविक मंदता होती है। क्यों होती है देखते हैं। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति जैविक मंदता का कारण बन सकती है। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति मानसिक मंदता का एकमात्र कारण नहीं है, यह अन्य कारणों में शामिल है। अनुवांशिक विकार हो सकते हैं, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण, गर्भावस्था के दौरान जहरीले पदार्थों का संपर्क, जन्म के समय जटिलताएं, तथा हर कोई जो जन्म के समय चोट भ्रूण क्षति का अनुभव करता है वह मानसिक रूप से मंद नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न 22 देखेंगे हम। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता का जो उदाहरण है उस ऑप्शन देखते हैं। मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया, है ना, इंटेंशनल डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी, यानी कि डिस्लेक्सिया, है ना। विशिष्ट अधिगम विकलांगता
अधिगम विकलांगता यानी सीखने की विकलांगता जो उसमें होती है। देखिए, विशिष्ट अधिगम विकलांगता यानी कि स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसेबिलिटी यानी कि SLD वे विकार हैं जो किसी व्यक्ति की पढ़ने, लिखने, गणित करने या भाषा सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। डिसलेक्सिया व्यक्ति को अक्षरों, शब्दों या वाक्यों को पहचानने, ध्वनियों को अक्षर से जोड़ने या पढ़ने की गति और प्रवाह में कठिनाई पैदा कर सकता है। इस प्रकार विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण डिसलेक्सिया है। प्रश्न हम 23 देखेंगे कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, है ना? तो क्या योगदान था? व्यावसायिक स्कूल के लिए था या पब्लिक स्कूल के लिए था या किंडरगार्टन के लिए था या लैटिन स्कूल के लिए? तो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन का योगदान किया था। देखिए, किंडरगार्टन का योगदान क्यों किया था? ऑप्शन इसका सी होगा सही। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन का विकास था। फ्रेडरिक फ्रोबेल को किंडरगार्टन का जनक माना जाता था। उन्होंने 1839 में जर्मनी में पहले किंडरगार्टन की स्थापना की थी। उनका मानना था कि बच्चे को खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो किंडरगार्टन का मतलब यह है कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक खेल का मैदान या फिर खेल के वातावरण ले आए। जैसे स्कूल क्लास में भी तरह तरह के मूवमेंट छाप दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, चार्ट लगा दिए, दीवार को ऐसे सज्जित कर दिए खेल के साथ। सांप सीढ़ी का खेल हो गया या चिड़िया का खेल हो गया या चिड़िया के जोड़ का खेल हो गया। इस टाइप से तरह तरह की जो गतिविधियां लेके आए तो फ्रोबेल थे, है ना? फ्रोबेल का महत्वपूर्ण तो उसमें क्या हुआ, किंडरगार्टन स्कूल व्यवस्थित किया वो फ्रोबेल ने किया। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। तो संश्लेषण का क्या उदाहरण है? देखिए, ऑप्शन क्या कहते हैं? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या चित्र रंगना। तो संप्रेषण यानी कि संश्लेषण का उदाहरण यानी कि इसका सही उत्तर सी होगा। यानी प्रमेय सिद्ध करना एक गणितीय प्रक्रिया है जिसमें तर्क और विश्लेषण का उपयोग करके नए ज्ञान का संश्लेषण किया जाता है। इसमें निम्न कारण है: निबंध लिखना, भाषण देना, चित्र रंगना आदि। संश्लेषण का अर्थ है विभिन्न घटनाओं को मिलाकर कुछ नया बनाना। प्रश्न 25 देखते हैं, सीखने का वह मॉडल जो बच्चे की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करके और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मॉडल निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित है: अनुभवजन्य शिक्षा, स्वतंत्र अन्वेषण, समस्या समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक अभिव्यक्ति। रचनावादी मॉडल बच्चों की रचनात्मकता को प्रेरित करने के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 26। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो कब होता है सामाजिक अधिगम आरंभ? अलगाव से, भीड़ से या संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से? तो इसका सही उत्तर होगा संपर्क से। सामाजिक अधिगम संपर्क से आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति विभिन्न कौशलों, तथ्यों और मूल्यों के साथ साथ समाज में प्रचलित कई मान्यताओं और अन्य सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। अल्बर्ट बुंड्रा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों को देखकर और उनका अनुकरण करके सीखता है। तो सामाजिक अधिगम का जो व्यवहारवादी सिद्धांत जिन्होंने दिया तो है अल्बर्ट बुंड्रा थे, और जो संपर्क से होता है। ठीक है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। भाई, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा सिर से पैर। ऑप्शन है सिर से पैर तथा सिर के बाहर से मध्य की ओर। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। पैर से सिर तथा शरीर के बाहर के मध्य की ओर। पैर से सिर तथा शरीर के मध्य के बाहर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहरी की ओर लेके जाता है। ठीक है, तो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर निम्न दिशा में होता है। तो क्यों होता है? सिर से पैर, जन्म के समय शिशु का सिर सबसे विकसित होता है। धीरे धीरे गर्दन, कंधे, धड़, कमर, कूल्हे, टांगे और पैर विकसित होती हैं। ठीक उसी प्रकार शरीर के माध्यम से बाहर की ओर पहले बच्चा अपने शरीर के मध्य भाग जैसे कि पेट और छाती को नियंत्रित करना सीखता है। धीरे धीरे वे अपने बाहों और पैरों को नियंत्रित करना सीखते हैं। प्रश्न 28 देखेंगे हम, श्रवणबाधिता बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवणबाधित जो नहीं सुन सकता है उसके लिए क्या सकते हैं? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि तो होगा नहीं। ब्रेल लिपि के लिए तो भाई वो जो जिसका आंख नहीं है ना, जो नहीं देख पा रहे उसके लिए है, जिसमें 6 डॉट्स होते हैं। सांकेतिक भाषा है ना, श्रवण बाधित है, अगर वो आवाज तो नहीं सुन सकता है लेकिन हमारे हाथ की उंगलियों के संकेत तो सुन सकता है। यंत्र
ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सांकेतिक भाषा। श्रवणबाधिता बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त की जाती है। यह एक दृश्य भाषा है जिसमें हाथों, चेहरों और शरीर के अन्य हिस्सों के हाव भाव का उपयोग करके संवाद किया जाता है। श्रवणबाधित बच्चों के लिए यह प्राथमिक भाषा हो सकती है और उन्हें भाषा सीखने और सामाजिक रूप से जोड़ने में मदद कर सकती है। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि, ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने के में स्पर्श कर व्यवहार में लाया जाता है। यानी कि ब्रेल लिपि को छू के उसको देखते हैं कि हाँ, जैसे जो अंधे लोग होते हैं तो वो लोग 6 डॉट्स होता है, उसमें नंबर संख्या को देखते हैं कि भाई ये 4 है, 5 है, वो तो डॉट्स बना होता हुआ, तो इसलिए उसको व्यवहार में लाया जाता है। बालक का विकास परिणाम है बालक का विकास परिणाम है तो वंशानुक्रम का या वातावरण का। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, बालक का जो विकास वंशानुगत और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है। विकासात्मक परिवर्तन आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रियाओं के विकासात्मक परिवर्तन आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप या पर्यावरणीय कारकों और शिक्षण के परिणाम स्वरूप हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर परिवर्तनों में दोनों के बीच का पारस्परिक संबंध शामिल है। तो जरूरी नहीं है कि बालक का विकास के लिए आप आनुवांशिक यानी कि वातावरण को ही इसका फैक्टर माने, इसका जो आनुवांशिक यानी कि आप जो जेनेटिक है उसको माने, बल्कि वातावरण भी इसका जो विकास को बढ़ावा दे सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, यानी कि सीडीपी जो है बाल विकास का अंतिम प्रश्न है। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा सकता है। सी है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है तो उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। सभी इसलिए होगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य छात्रों को एक तरफा रटने की प्रक्रिया से बाहर निकालकर उनके समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है। यह शिक्षा को अधिक समग्र और व्यवहारिक बनाता है। जो निम्न है क्या क्या है देखते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है जिसमें छात्रों के भावनात्मक और सामाजिक कौशल शामिल हैं। सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन जिसमें ज्ञान और बौद्धिक कौशल शामिल हैं। फिर यह तीसरा है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होता है जिससे छात्रों की निरंतर प्रगति और विकास की निगरानी हो सके। अतः उपरोक्त तीनों सही हैं जो सीसीई सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाग 2 है ना, द्वितीय भाग है उसी का, हिंदी है। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? तो त वर्ग का नहीं है तो हमको इसको देखना पड़ेगा। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं तो देखते हैं, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ न, त थ द ध न, त थ द ध न। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प वर्ग में म आता है इसलिए त वर्ग में म नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में म व्यंजन त वर्ग का नहीं है। त वर्ग के व्यंजन है त थ द ध न तथा न प वर्ग के व्यंजन है जैसे प फ ब भ म। ठीक है, यही है इसका सही उत्तर म। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत है? संदेश सूचक वाक्य है, विधानात्मक वाक्य है, संकेतार्थवाचक है, इच्छाबोधक है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, विधानार्थक वाक्य। विधानात्मक इसलिए राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य विधानात्मक वाक्य है, विधानात्मक वाक्य के अंतर्गत है। जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने का समान बोध होता है, जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने का समान बोध होता है उन्हें विधानात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश व्यायाम कर रहा है, राकेश व्यायाम कर रहा है, वो विधान कर रहा है, विधि के विधान के हिसाब से वो कर रहा है। जैसे राजा नगर में आए हैं ना, राजा जैसे नगर में आया है भाई विधान के हिसाब से आए हैं, इसलिए इसका उत्तर विधानार्थक वाक्य होगा। प्रश्न 33 देखेंगे। प्रश्न 33 देखेंगे हम, निम्नांकित शब्दों में खाली स्थान संबंध बहुव्रीहि समास शब्द है। तो बहुव्रीहि समास का मतलब क्या कहता है कि देखिए क्या होते हैं, दशानन, जिसके 10 सिर होते हैं दशानन कहलाते हैं। लुप्त पद, प्राप्तोदक और अपभ्रंश पशु। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि दिए गए विकल्पों में दशानन संबंध बहुव्रीहि समास शब्द है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की समास में आए पदों को छोड़कर
जब किसी अन्य पद ही प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास के 4 भेद हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत संबंध बहुव्रीहि समास आता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके दशानन, नेक नाम, नेक है जिसका नाम, ठीक है, दशानन 10 है जिसके आनंद, यानी इसलिए इसको दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 34 यानी कि 34। तो प्रश्न क्रमांक 34 है यानी 34, हम देखेंगे क्या कहता है। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? लोकोक्ति का किस लोकोक्ति का प्रयोग हो? देखिए, तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज कर रहे हैं जो खालिस्तान हो, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आप काज महाराज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, आंख के अंधे गांठ के भरे, यानी कि तीर्थों के पिंडे पुजारी प्राय ऐसे यजमानों की खोज कर रहे हैं जो आंख के अंधे हो और गांठ के पूरे हो। क्यों भाई ऐसा कह रहा है कि दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान पर आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो पूर्ण वाक्य होगा, तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में हैं जो आंख के अंधे गांठ के पूरे हों। आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख धनवान। तो इसलिए आप ध्यान दिए होंगे कि जब तीर्थों के पंडे पुजारी हैं, जो पंडा पुजारी है, वो ऐसे यजमानों को खोजते हैं कि जो आंख से अंधा हो यानी कि मूर्ख हो, जिसको हम कुछ भी बना सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं, यहाँ ये चढ़ाइए वहाँ वो चढ़ाइए, लेकिन साथ में गांठ के पूरे हो, यानी उसके पास मनी यानी कि पैसा होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे यहाँ ये चढ़ाइए, इसको ये दान दीजिए, इसको ये दान दीजिए, है नहीं, इसलिए इसको जोड़ा गया है। प्रश्न 35 देखेंगे कि मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है। तो सिर खुजाता हूँ वाक्य में क्या है? कुछ काम कर रहे हैं ना, कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खुजाना मतलब कुछ कर रहा है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, यानी कि सकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया क्यों बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में मैं अपना सिर खुजाता हूँ में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता से हो, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव कर्म पर पड़े, पर जिसका फल या प्रभाव कर्म पर पड़े। जैसे मोहन आम खाता है कर्म पर पड़े, उसको प्रभाव कर्म पर पड़े, ठीक है। प्रश्न 36 देखेंगे कि मैं खाना खा चुका। प्रश्न 36, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। तो भाई देखिए क्या क्या है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संक्षिप्त वाक्य है। तो यह जो उत्तर है वो सी है, यानी कि मिश्र वाक्य। जैसे क्या होता है, मैं खाना खाया, भाई खा गया, फिर बोलते तब वो आया, तो डबल वाक्य बन गया, मिश्र वाक्य हो गया। देखिए क्या कहता है, दिया गया वाक्य में मैं खाना खा चुका तब वो आया, मिश्र वाक्य उदाहरण, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, ठीक है, ये भी मिश्र वाक्य है। फिर बोलता है निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? लोप है लोप, जैसे समझ रहे हैं क्या बोलता है कि आप, ऊपर में जो लगा है, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो, है, दुख का नाम न सुना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अल्प विराम होगा। दिए गए वाक्य आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम न सुना हो में अल्प विराम चिन्ह का लोप है, अतः अल्प विराम युक्त वाक्य होगा आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसमें कभी दुख का नाम न सुना हो। तो यहाँ पे जो एक सिंगल बोल रहे हैं कि शब्दों के ऊपर थोड़ा सा समय के लिए हमारा सांस की गति थोड़ा सा रुकता है, मतलब जब एक सेंटेंस पढ़े, जैसे इसमें पढ़ो, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम नहीं सुना। लेकिन देखिए समझिएगा कि आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए, है ना, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए, ठीक है, कराइए के बाद थोड़ा सा सांस रुकना, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए, रुक गया, तो यहाँ पे अल्प विराम देना था जिसने कभी दुख का नाम न सुना। तो यही चीज को यहाँ पे कह रहा है। अब हम प्रश्न क्रमांक 39 यानी कि 39 में पहुंच चुके हैं और 39 को हम बता रहे हैं।
कि संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आम्र, खरपर, चंचू, घोटक, हरिद्रा इत्यादि। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, जो संस्कृत से जैसे तैसे उठ के हिंदी में आ गए हैं, तो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो संस्कृत में है वो हिंदी में ही है, इसलिए उसको तत्सम शब्द के रूप में रखा गया है। प्रश्न 40 देखेंगे हम। एक अनार 100 बीमार, यह एक क्या है? एक अनार 100 बीमार, यह है क्या? तो इसका जो देखते हैं ऑप्शन मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है या लोकोक्तियां हैं। तो लोकोक्ति है ये लोकोक्ति है कि एक अनार 100 बीमार है। तो एक अनार 100 बीमार यह एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ है कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। लोकोक्ति के कहने का तात्पर्य है कि लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना नहीं होती। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना नहीं होती। उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब निकलती है तब लोकोक्ति हो जाती है नहीं? प्रश्न क्रमांक 41 देखें हम। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो अवितत है, कीर्तांत है, अमरस है या मिर्सा है। तो कोप सर्प का जो कोप शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द है अमरस। दिए गए वाक्य कोप का पर्यायवाची शब्द अमरस है। कोप के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गुस्सा, रोष, आक्रोश, खिन्नता इत्यादि ये हैं। प्रश्न 42 देखेंगे हम कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए कैसे आता है? अ प्लस ई, अ और ई के जुड़ने से ए आ जाता है, ए है ना? ए ए ए ए आ और ए है ना? ए को क्या बोलता है? आ प्लस ए के जुड़ने, स्वर के जुड़ने से ए आता है। ओ कैसे आता है? अ प्लस उ के जुड़ने से ओ आता है। औ कैसे आता है? आ प्लस ओ के जुड़ने से औ आता है। ठीक है। प्रश्न 43 बोलता है कि गौरव गाथा, प्रश्न 43 क्या बोलता है कि गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। प्रश्न 43 क्या कहता है कि गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह। गौरव गाथा क्या कहता है? समझिएगा कि गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? गौरव गाथा क्या कहलाता है? ये जो चिन्ह बीच में लगा है ना, गौरव के बीच में लगा है, जो द्वंद्व समाज को वो चीज करता है। देखिए क्या बोलता है कि गौरव गाथा है वो क्या है? लाघव चिन्ह है, हस्पत चिन्ह है, योजक चिन्ह है या अवतरण चिन्ह है। तो यह योजक चिन्ह है, बीच में एक दूसरे को जोड़ रहा है। तो दिए गए शब्द गौरव गाथा के बीच लगा चिन्ह योजक कहलाता है जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो। योजक चिन्ह का मतलब क्या है? जिन पदों के दोनों पद यानी दोनों खंड प्रधान हो और जिसमें लुप्त हो, और जिसमें और लुप्त दोनों पद प्रधान है। जैसे राम और श्याम, लक्ष्मण और राम, ऐसा होता है ना। तो इसमें और को लुप्त कर दिया गया है, जिसमें और को लुप्त कर दिया गया है उसके जगह में एक चिन्ह लगा दिया गया है, वह योजक चिन्ह कहलाता है। जिसे दाल और रोटी बोलते। दाल और रोटी खाओगे? नहीं, दाल रोटी खाओगे डायरेक्ट बोले, समय बच गया। फिर क्या बोलता है? दही बड़ा, हम बोलते दही बड़ा दीजिए, दही और बड़ा नहीं बोलते हैं, तो योजक चिन्ह। फल फूल नहीं बोलते हैं, फल फूल खाया हूँ, तो वो जो और को हटा दिया उसमें एक योजक चिन्ह लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया। दोनों पद प्रधान है, फल भी प्रधान है, फूल भी प्रधान है, इसलिए यहाँ पे इसका योजक चिन्ह है। प्रश्न 44 देखते हैं हम। पाकिटमार शब्द में समास है। प्रश्न 44 हमारा जो प्रश्न है वो 44 पाकिटमार शब्द में समास है। पाकिटमार समास है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, यानी तत्पुरुष समास। दिए गए शब्द पाकिटमार में कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म जो है तत्पुरुष समास है और कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो गया है। जैसे पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, को जो है तत्पुरुष समाज है। ठीक है, वो जो है तत्पुरुष समाज है। तो पाकिट को लोप हो गया है, को हट गया, पाकिट मार बोल दिए, को हटा दिए, पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला।
चिड़िया, चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा। प्रश्न 45 देखते हैं हम कि प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांचित वाक्य का भाव, रेखांचित वाक्य का जो भाव है किस मुहावरे के व्यक्त होता है ना। शर्म के मारे चुप हो गया, जैसे आकाश पाताल एक कर गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लग गया, उल्टी गंगा बन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। बी यानी कि अपना सा मुंह लेके रहा, चुप हो गया, शर्म के मारे चुप हो गया, अपना मुंह बना लिया, मुंह लेके रख। जैसे दिए गए वाक्य प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया से रेखांकित वाक्यार्थ का भाव अपना सा मुंह लेकर रह गया मुहावरे से व्यक्त होता है। यही इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन। प्रश्न 46 देखेंगे हम कि प्रश्न हम 46 देखेंगे कि आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। लज्जित होना, स्वागत करना, सावधान करना या क्रोध से देखना। तो हम ध्यान दीजिएगा, आंखें दिखा रहे हो मेरे को, क्रोध से दिखता है, आंख बड़ बड़े कर, गलती की हो तुम। जब बच्चा जब बदमाशी करता था तो उसके पिताजी, उसके चाचा, नाना या उसके मम्मी आंख दिखाते हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या दिखा रहे हो, क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आंखें दिखाना मुहावरा क्रोध से देखना अर्थ में प्रयुक्त होता है। वाक्य प्रयोग है, मैं तुम्हें दोस्त समझकर पैसे दिए थे, मैंने तुम्हें दोस्त समझकर पैसे दिए थे, अब वापस मांग रहा हूं तो मुझे आंखें दिखा रहे हो। ठीक है, ये इसका प्रश्न हम देखेंगे 47। प्रश्न 47 है, कहूं रावण जग केते, कहूं रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। क्यों, कहाँ हुआ है देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इसका सही जो मेल खा रहा है वो सी से खा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी सी से खा रहा है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। क्यों खा रहा है देखिए, कहूं रावण जग केते, जब पद में रावण शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक, जब पद में रावण शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए अथवा किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित करने के लिए किया गया है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाता है। कहूं रावण जग केते, है नी। फिर क्या बोलता है, प्रश्न क्रमांक 48, भगवत भक्ति में संधि है। तो भगवत भक्ति में कौन सा संधि है, भगवत भक्ति में कौन सा संधि है, तो भगवत भक्ति में व्यंजन संधि। क्यों है कि भगवत धन भक्ति में व्यंजन संधि है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, देखिए नोट। यदि जो व्यंजन है, यदि व्यंजन जो है क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे जगदानंद यानी कि जगत धन आनंद। तो ये जैसे षडधन दर्शन, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। प्रश्न क्रमांक हम 49 देखेंगे, अनुकरणीय में लगा प्रत्यय है। तो अनु है, कर्ण है, ये है, तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, यानी कि ये है। जो प्रत्यय जो है वो शब्दों के बाद में लगता है, अंत में लगता है, और उपसर्ग है वो शब्दों के पहले लगता है। ठीक है, तो अनुकरण धन ईय में लगा प्रत्यय ई है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगता जाता है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से राष्ट्रीय शब्द बनता है। अब हम प्रश्न 50 देखेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। वर्तनी के पृष्ठ से मतलब लिखने की, लिखावट की मात्रा की दृष्टि से कौन शब्द सही है। द्वंद्व, आधा द न द, या द आधा न, फिर द में व, फिर द्वंद्व,
फिर द्वा, न, आधा न, फिर द्वा। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, द्वंद्व। दिए गए विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि से दमेव, फिर आधा न, फिर दमेव शुद्ध शब्द है, अन्य विकल्प अशुद्ध है। प्रश्न 51 यानी कि 51 देखेंगे। किसी वाक्य में अंश किसी वाक्य में किसी वाक्य में किसी वाक्य में अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे देखते हैं। किसी वाक्य में अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? पदबंध, पदतल, पदरूप या पदत्राण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। किसी वाक्य में अंश को किसी वाक्य में अंश को पदबंध कहते हैं। किसी वाक्य में अंश को पदबंध कहते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ को देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। प्रश्न हम 52 देखने वाले हैं। प्रश्न हमारा 52 है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूं, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। इसमें शब्द शक्ति पहचानिए। लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, माधुर्य शब्द शक्ति या व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, व्यंजना शब्द शक्ति। उपयुक्त पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है जहाँ पानी शब्द का अर्थ जल है। अभिधा और लक्षणा के आधार पर इस दोहे का अर्थ विशेषकर पानी का नहीं लगाया जा सकता है। विशेषकर पानी का नहीं लगाया जा सकता है। जहाँ पानी शब्द का अर्थ मोती के पक्ष में, कांति मनुष्य के पक्ष में, प्रतिष्ठा और चूने के पक्ष में जल है। इन अर्थों की प्रतीति व्यंजना द्वारा हुई है। व्यंजना शब्द शक्ति क्या है कि शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्षणा अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। प्रश्न हम देखेंगे 53 यानी कि 53। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे भागा क्रिया में आ प्रत्यय है जो भाग मूल में लगा है, इसलिए भागा क्रिया का धातु भाग है। प्रश्न 54 देखेंगे। संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर है, जैसे नाव जल में तैरती है। प्रश्न क्रमांक 55 से 57 है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए, गद्यांश किस विषय को लेकर है कि जीवों और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही पारिस्थितिकी का इकोलॉजी कहलाता है। जीव अपने पर्यावरण के अजीवित तत्वों या घटकों से क्रिया करते हुए सम्मिलित रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोतंत्र कहा जाता है। विभिन्न इकोतंत्रों का संगठन भिन्न होता है। इकोतंत्र यथार्थ में कार्बनिक या जैविक और अकार्बनिक या अजैविक घटकों की आपस में अंतःक्रियाओं और उनकी परस्पर निर्भरता का समुच्चय है। इस शब्द का प्रयोग मूल रूप से जीवों के समूहों और आवास के परस्पर मिलने से निर्मित एवं क्रियाशील इकाई के निर्माण को प्रकट करने के लिए किया गया था। इस ग्रह पर उपस्थित समस्त इकोतंत्र को सम्मिलित रूप से जैवमंडल की संज्ञा दी जा सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु, उत्पादक, उपभोक्ता शामिल हैं, जो इकोतंत्र को सुरक्षित रखते हुए विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए प्रश्न देखते हैं हम कि जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। तो जीवों
और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, क्योंकि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 56 है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इकोतंत्र को सम्मिलित रूप से कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जैवमंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इकोतंत्र को सम्मिलित रूप से जैवमंडल कहते हैं। प्रश्न 57 है, पारिस्थितिकी तंत्र के इकोतंत्र या घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के इकोतंत्र या यह घटक नहीं है, तो इकोतंत्र का वो घटक अगर कोई नहीं है तो वह परमाणु ऊर्जा है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, कार्बनिक पदार्थ का भी होना जरूरी है और मौसम का भी होना जरूरी है, लेकिन परमाणु ऊर्जा का होना जरूरी नहीं है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु, उत्पादक तथा उपभोक्ता शामिल हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा इकोतंत्र का घटक नहीं है। प्रश्न हम 58 देखेंगे कि पढ़ने को, प्रश्न हम 58 देखेंगे कि पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है, देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने के कौशल का या पठन कौशल का। तो पढ़ने की बोल रहे हैं, पढ़ने को दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए हमको पठन कौशल की जरूरत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना पठन कौशल का उद्देश्य है। लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को पठन कौशल कहते हैं। प्रश्न हम 59 देखेंगे कि लेखन कौशल से संबंधित नहीं है मतलब गलत की ओर लेके जाएंगे हम। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, ये तो लेखन कौशल का विचार है। लेखन को कुशलतापूर्वक लिखना, ये भी लेखन को लेके जा रहा है। व्याकरण का सही उपयोग, ये भी लिखने को लेके जा रहा है। लेकिन विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना, तो ये लेखन कौशल तो नहीं होगा, क्योंकि विचारों के बीच संबंध स्थापित करना लेखन से तो नहीं है। यही इसका उत्तर होगा कि विचारों के बीच संबंध स्थापित न करना लेखन कौशल से संबंधित नहीं। विचारों को लिखित रूप देना लेखन कौशल कहलाता है। इसके अंतर्गत अपने भावों, विचारों और लिपिबद्ध रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास किया जाता है। अब हम देखेंगे भाग 2 जो है हिंदी का 60 प्रश्न, यानी कि लास्ट प्रश्न। बालाघात का प्रयोग होता है, तो बालाघात का प्रयोग कहाँ होता है? श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में, लेखन कौशल में। तो बालाघात का जो प्रयोग होता है वो बोलने के कौशल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बालाघात का प्रयोग बोलने के कौशल में होता है जब शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को बालाघात कहते हैं। सामान्यतः यह बल संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर लगता है। जैसे इंद्र, यहाँ संयुक्त अक्षर से पहले ई पर विशेष जोर दिया गया है। जहाँ संयुक्त अक्षर से पहले ई पर विशेष जोर दिया गया है। अब हम देखेंगे भाग 3 है, तृतीय भाग, जो अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में हम कोशिश करेंगे कि टूटी फूटी अंग्रेजी हम बोल पाएँ, और कोशिश ये रहेगा कि जो प्रश्न है उसका उत्तर को, यानी कि इसका सही आंसर को आपको बता दें, क्योंकि इंग्लिश हमारा भी उतना स्ट्रांग नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एंटोनिम फॉर एम्बिग्यूस, यानी कि उल्टा बोल रहा है एंटोनिम्स मतलब। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए का सही ऑप्शन होगा एम्बिग्यूस का सही ऑप्शन, यानी कि उसका एंटोनिम्स उल्टा होगा क्लियर, है ना। एम्बिग्यूस और स्पष्ट एंटोनिम, यानी कि क्लियर स्पष्ट होगा, है ना। क्लियर मतलब दिख रहा है, और एम्बिग्यूस यानी कि अस्पष्ट दिखता है, ठीक है। और वेग्यू का होगा अस्पष्ट, और ओब्नोक्सियस का होगा अप्रिय, और सिनिस्टर का होगा अशुभ। क्वेश्चन नंबर 62 है, चूज द साइनोमसिस ऑफ द वर्ड्स मेलेडी फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। साइनोप्सिस मतलब क्या बोल रहा है कि क्या बोलता है? साइनोनिम्स मतलब समानार्थी की बात कर रहा है। तो इसका जो होगा मेलेडी,
है ना, मेलेडी यानी कि रोग या बीमारी के बारे में बोल रहा है, तो इसका जो साइनोनिम्स जो होगा वो होगा ऑप्शन होगा ए, यानी कि जो समानार्थी होगा बीमारी को हम लोग डिसीज कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि मेलेडी रोग बीमारी का साइनोनिम्स डिसीज रोग होगा। अन्य विकल्पों के अर्थ हैं जैसे मेलोडी, मेलोडी का स्वर की मधुरता होता है, ऑप्शन बी जो है मेलोडी लिखा है उसमें स्वर की मधुरता उसका अर्थ होता है। जॉय मतलब हर्ष होता है, इंजॉय करना, हर्ष होगा, उत्साह होगा। और कॉमेडी यानी कि स्वाग या हास्य प्रधान नाटक, कॉमेडी तो जानते ही है कि हंसाता है ऊपर है। प्रश्न हम देखेंगे 63, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द एप्रोप्रिएट वर्ड्स द फायर ए डेंस स्मोक, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो गिव ऑफ, गिव ऑफ। उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में गिव ऑफ यानी कि छोड़ना, निकालना का प्रयोग होना अन्य विकल्प से भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे ऑप्शन बी का क्या ऑप्शन था, गिव अवे वापस देना, गिव आउट बांटना, गिव अप त्याग देना। तो जो ऑप्शन दिया है द फायर ए डांस स्मोक्स, गिव ऑफ, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है गिव ऑफ। 64 नंबर देखेंगे, ओ माई लव इज ए रेड रोज, ठीक है। द एबोव लाइन इन ए एग्जाम्पल ऑफ चूज द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। कहने का मतलब क्या है कि इसका उत्तर क्या है, तो उपरोक्त प्रश्न के अनुसार ओ माई लव इज ए रेड रोज में अल्टरनेटिव का प्रयोग हुआ है, अन्य विकल्प भिन्न होते हैं, अतः विकल्प डी यानी कि उपयुक्त उत्तर उपयुक्त होगा, यानी कि अल्टरनेटिव का ही उपयोग हुआ है, इसलिए इसका उत्तर अल्टरनेटिव क्या होता है, कहते हैं एलिट्रेशन यानी कि एलिट्रेशन होगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव the one which can be described as bold statement of the extravagant exaggeration of fact or of possibility। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी हाइपरबोल। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार विकल्प डी हाइपरबोल अतिशयोक्ति उपयुक्त उत्तर होगा, अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं। नोट, हाइपरबोल ए वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स, है ना, समथिंग साउंड बेटर, मोर एक्साइटिंग, डेंजरस ईटीसी देन इट रियली इज, ये होगा। फिर कहा होता है क्वेश्चन नंबर 66, fill in the blanks which the correct determiner in the following sentence। we must be quick, we have dash time, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लिटिल। उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में लिटिल थोड़ा न के बराबर का प्रयोग होगा, क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल, टाइम जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए उसके साथ लिटिल का प्रयोग होगा। फ्यू का प्रयोग, है ना, काउंटेबल नाउन है, इस काउंट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि वी मोस्ट बी क्विक, वी हैव लिटिल टाइम, है ना, बुला रहा है क्विक आओ, है कम समय के लिए, तो इसका यही उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी मोस्ट बी क्विक, वी हैव लिटिल टाइम। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 67, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 67, हैरी हुर्रे, है ना, हुर्रे जो विषम यादक व्यंजन हुर्रे, वी हैव वेन द मच इन दिस सेंटेंस, हुर्रे इज, तो क्या बोलता है, हुर्रे क्या है, विषमयादी बोधक है ना, यानी कि इंटरजेक्शन है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। उपरोक्त वाक्य में हुर्रे इस इंटरजेक्शन विषमयादी शब्द है, अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प सी उपयुक्त उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, टू गो थ्रो थिक एंड थीन इज ए, टू गो थ्रो थिक एंड थीन इज टू लूज एंड लॉट ऑफ वेट, हैव मेनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस
और गेट मैरिड, गेट इनटू ट्रूबल। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित जो हैं आइडियोम है ना, आइडियोम, इडियोम, थॉट, थिक एंड थिंग, सुख दुख में के लिए विकल्प हैव मेनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस उपयुक्त व्याख्या करता है, विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, माई ग्रैंडफादर इज 90 बट ही इज ए फिट ए fiddle. Choose the appropriate word group for the underlined words in above sentence. तो इसका जो सही उत्तर होगा इन वेरी गुड फिजिकल कंडीशन, है ना। उपरोक्त वाक्य के रेखांकित आइडोम एस फिट ए फिडल, स्वस्थ होना के लिए विकल्प आई वेरी गुड फिजिकल कंडीशन उपयुक्त व्याख्या करता है, अन्य विकल्प भी अर्थ देते हैं। प्रश्न क्रमांक 70 है, द वर्ड्स फ्रॉम अप टू बी इज वेड इन ए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सोमनेट। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार टू वर्ड फ्रॉम अप टू बी इज वेड इन ए सोमनेट, अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प ए उपयुक्त उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 71 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कैन बी substituted from the given group of words। क्या बोलते हैं, bringing about, gentle and painless, that from, incurable disease। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, यूथनेसिया। उपरोक्त ग्रुप ऑफ वर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट, जेंटल एंड पेनलेस, दैट फ्रॉम, इनक्रेबल डिसीज के लिए विकल्प इंथ्रोनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु उपरोक्त शब्द है, अन्य विकल्प भिन्न देते हैं, जैसे यूरोफ्रिया उत्साह, है ना, एमनेसिया स्मृति शक्ति का लोप, और पेनेसिया यानी कि रामबाण। प्रश्न क्रमांक 72 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे कि जो खाली स्थान है उसके बाद आ जो, तो इसका जो क्वेश्चन दे रहा है आई एम फाइन थैंक यू, तो उसका क्या होगा, इसका आंसर जो है वो होगा, जो आंसर दिया है उन्होंने, भाई प्रश्न क्या होगा कि उन्होंने आंसर दिया है, क्वेश्चन किया क्या है उसको जानना है। तो आई एम फाइन थैंक यू, तो वो पूछता है कि क्या पूछता है, हाउ आर यू, उसने पूछा होगा हाउ आर यू, तो प्रश्न होगा इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तो प्रश्न के भाव के अनुसार रिक्त स्थानों में हाउ का प्रयोग होगा, अतः विकल्प उपयुक्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी का उत्तर सही होगा, सी आंसर सही होगा। करेक्ट स्टेटमेंट होगा करेक्ट, इसमें क्वेश्चन उन्होंने क्या किया होगा, हाउ आर यू, तो उन्होंने आंसर क्या दिया, आई एम फाइन थैंक यू, या आपने मुझको पूछा कि तुम कैसे हो। प्रश्न क्रमांक 73 देखेंगे हम, यानी कि 73, पिक आउट द एप्रोप्रिएट फ्रॉम द गिवन, चूज टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या बोलता है, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा हैज डिड, हैड डिड, दिस इज और विल डिड, तो हैड डिड होगा इसका। उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थानों में हैड अराइव्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि अतीत की दो घटनाओं के बीच जो घटना पहले घटित हो उसे पास्ट परफेक्ट में, तथा जो बाद में घटित हुई हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा कि बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड टू पेशेंट हैड दिस। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 74 देखेंगे कि इट इज ए फादर, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, इट इज ए फादर इन योर कैप, इट इज ए फादर इन योर कैप, इट मीन्स इट्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि एन होनर। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार ब्रैकेटेड आइडम्स ए फादर्स इन योर कैप उपलब्धि प्राप्त करना के लिए विकल्प है एन होनर्स उपयुक्त व्याख्या है, अन्य विकल्प भिन्न देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, इन पेरेंट्स क्रिटिकल यूसेज
एलर्जी इज ए, तो इसका जो सही आंसर होगा ये पोएम ऑफ लर्न पोएम ऑफ लेमेंट फॉर डेथ ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। तो इसका जो सही उत्तर है यही है। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार इन परसेंट क्रिटिकल usage as elegy is a poem of language from that of particular person। अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प ये उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है यू डोंट नाउ माई अंकल, है ना, चूज द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। तो माई अंकल कहने का तात्पर्य क्या है कि उपरोक्त, इसका जो सही आंसर है वो है सी डू यू, है ना। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार वाक्य के रिक्त स्थान में डू यू का प्रयोग हुआ, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव तथा पॉजिटिव क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। जैसे यू डोंट नाउ माई अंकल डू यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 77 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे कि ही इज नॉट ओनली ए ग्रेट पॉलिटिकल बट आल्सो ए मैन ऑफ लेटर। Find the meaning of underline words in above sentence। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए स्कॉलर विथ लिटरली टेस्टेड, यानी उपरोक्त वाक्य में रेखांकित एंडम्स ए मेंस ऑफ लिटरली लेटर्स साहित्यिक व्यक्ति के लिए विकल्प सी, यानी कि ये स्कॉलर विच लिटरेरी टेस्टेड उपयुक्त व्याख्या करता है। अन्य विकल्प भिन्न उत्तर देते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो द एप्रोप्रिएट वन वर्ड substitute for a mass of cell giving in or on a parts of the body where they should not usually causing मेडिकल प्रॉब्लम। जिसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि ट्यूमर, है ना। उपरोक्त ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए मास ऑफ सेल गिविंग सेल ग्रोविंग इन और ऑन ए पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे should not यूजली केसिंग मेडिकल प्रॉब्लम के लिए विकल्प ट्यूमर, यानी कि अपूर्ण फोड़ा उपयुक्त शब्द है। अन्य विकल्प भिन्न देते हैं, जैसे ग्राफ्ट, यानी कि उपरोपण करना, है ना। फिर क्या बोलता है अनक्लियर, यानी कि व्रण नासूर, और हेमोरेज यानी कि नक्सीर हेमरेज, है ना, हेमरेज जो है नक्सीर होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे हम, चूज द एप्रोप्रिएट on from the transcription given below for the words by b इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, है ना। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड्स बॉय इज बी इज आई। अन्य विकल्प नहीं था, विकल्प सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है ना, 80 है। Fill in the blanks of above sentence choosing the most suitable words from the given below। The man is hearts of hearing somewhat drip। तो इसका जो सही उत्तर होगा हार्ट होगा। उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में हार्ड यानी कि मुश्किल कठिन का प्रयोग होना होगा। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि द मैन इज हार्ट ऑफ हेयरिंग, है ना, समवॉट डेफ। क्वेश्चन नंबर 81 हम देखेंगे कि इट वाज ब्लैंक है ऑल द नाइट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। जिसका जो सही आंसर होगा वो सी है, बिन रेनिंग, है ना। तो उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में बिन रेनिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, है ना, प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी में है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा इट वाज बीन रेनिंग ऑल द नाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है। ये इसमें दिया है ए में लिखा है कि ए अल्टरनेट स्कूल एवरी डे। बी का दिया है ही सेड दैट द ब्लैंक है फिलिंग ब्लैंक स्कूल वेरी एवरी डे। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस में क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेटेड होगा। तो उपरोक्त प्रश्न के अनुसार वाक्य के रिक्त स्थान में अल्टरनेटेड का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्टेड स्पीच यानी कि नरेशन है। अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है। करेक्ट सेंटेंस होगा कि आई
alternate school every day. तो he said that the alternated school every day. क्वेश्चन नंबर हम 83 देखेंगे कि सेंटेंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विच अप्रोप्रिएट वर्ड चूसिंग फ्रॉम बिलो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि एक्सेप्टेड। उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में एक्सेप्टेड स्वीकार करना का प्रयोग होगा। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे एक्सेप्टेड यानी कि अनुमानित करना, है ना, एक्सेप्टेड यानी कि अनुमानित करना। करेक्ट सेंटेंस होगा सेंटेंस योर एप्रिसिएशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, है ना। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि वन हु, क्वेश्चन नंबर 84 है कि वन हु स्क्रिफाइज फॉर एनी गुड कैप्स इन ए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी, यानी कि मार्ट्रियर होगा, है ना। उपरोक्त वाक्य भाव के अनुसार रिक्त स्थानों में मार्ट्रियर यानी कि शहीद का प्रयोग होगा। अन्य विकल्प भी देते हैं, मास्कोट यानी कि शुभंकर, सोल्डियर यानी कि सैनिक, और लीडर यानी कि नेता। करेक्ट सेंटेंस होगा कि वन हु सेक्रीफाइस फॉर एनी गुड cause is a martyr, है ना, मार्ट्रियर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे हम कि व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार नाउ। आई थिंक ही फिल इन द ब्लैंक्स इट। तो फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द एबव सेंटेंस चूसिंग द मोस्ट सुटेबल वेरिएबल ग्रुप फ्रॉम दोस गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर होगा इट पॉलिशिंग, है ना, इट पॉलिशिंग, इस पॉलिशिंग। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थानों में इस पॉलिशिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में नाउन के प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य प्रेजेंट टेंस में, अतः इस प्लेसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग है। करंट सेंटेंस क्या बनेगा कि व्हाट इज द डूइंग टू हिज कार नाउ, आई थिंक ही इज पॉलिशिंग इट, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे कि विच पोएट्री टर्न refers to the representation of the some or very similar, है ना, consonant sound is word that are choose together। जिसका सही आंसर होगा सी, एलिट्रेशन। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार एलिट्रेशन refers to the repetition of the sum of very similar consonant sound is word that are choose together। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, अतः विकल्प सी से उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 होगा कि हिज सिस्टर, क्वेश्चन नंबर 87 है कि हिज सिस्टर इज फिल इन द ब्लैंक दैट हिज वाइफ, चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर्म चूज गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर होगा डी, है ना, प्रीटेयर। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में प्रीटेयर यानी कि सुंदर का प्रयोग होगा, क्योंकि क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव प्रीटेटर के साथ द का प्रयोग होता है। अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है। करेक्ट आंसर होगा कि हिज सिस्टर इज प्रेटियर देन हिज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 88 है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। सेंटेंस दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइट्स क्रिटिक्स इन इंडिया। जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि वेरी फ्यू क्रिटिकल इन इंडिया आर ए बी ए दिल्ली, है ना। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार दिए गए सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री विकल्प सी, यानी कि वेरी फ्यू क्रिटिकल इन क्रिटिक्स इन इंडिया आर ए बीइंग एस दिल्ली उपयुक्त होगा। अन्य विकल्प ग्रामेटिकली रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस होगा वेरी फ्यू क्रिटिक्स इन इंडिया आर एस बीइंग एस दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 89 है, आई रेस्पेक्टेड द beliefs of my astrologer the underlines words। जिसका जो सही आंसर होगा ए, नाउन। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द बिलीफ्स विश्वास नाउन संज्ञा है। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, अतः विकल्प ए उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, यानी कि 90, है ना। सेलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वॉल इज बीइंग बुल्ड बाय द मोशन। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, द मोशन इज बिल्डिंग द वॉल, है ना। दिए गए वाक्य में इस बीइंग्स प्लस
वर्ब का थर्ड फॉर्म के प्रयोग से यह स्पष्ट है कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस है। अतः इसका एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, है ना, इस प्रकार होगा। पी वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इस एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस सब्जेक्ट, है ना, ये भी, है ना, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इस एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, करेक्ट। एक्टिव वॉइस होगा द मोशन इज बोल्डिंग द वॉल। तो हम हमारा चौथा पार्ट्स आ गए हैं, हम चौथा पार्ट्स कहें तो यानी कि मैथ्स में है। तो मैथ्स का जो पहला प्रश्न है, ब्रैकेट माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड माइनस एक्स का स्क्वायर 4 का मान होगा। तो इसका जो हम देखेंगे उसमें गणित के फार्मूले में, तो ये जो हम बोर्डमास नियम में होता है, तो बोर्डमास नियम में जब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो जब हम यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दिया है तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो जिस शब्द यानी कि वर्ड का मान अगर माइनस में है और उसका जो पावर है 5 है, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो 1, उसका वो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड माइनस में है और उसका पावर 5 है या फिर कोई भी पावर है, तो उसका जो मान हो जाएगा हमेशा 1 हो जाएगा। तो माइनस एक्स का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 1 बटे एक्स का 4 बराबर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स का 1 ही होता है, तो 1 से 1 कट जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस एक्स हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी शहर में, क्वेश्चन नंबर 92 है, देखिए, किसी शहर में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या में अनुपात 12:13 हो तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर बताया वो 52 होगा। कैसे होगा, देखिए, माना शहर की जनसंख्या 100 है, यानी कि माना शहर की संख्या 100% जनसंख्या, उसी में अनुपात निकालना होगा। तो पुरुषों की जनसंख्या, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या कितना है ना, पुरुषों की जो संख्या, किसी शहर में पुरुषों महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 12:13 हो तो जनसंख्या महिलाओं का, जनसंख्याओं में, तो जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात क्या है। तो पुरुषों की जनसंख्या हमारे पास क्या है, तो पुरुषों की जनसंख्या हमारे पास क्या है कि 100 ले लिए हम, 100 मल्टीप्लाई 12 ऊपर में ले लिए और दोनों 12 और 13 को दोनों को जोड़ दिए, 12:13 को, तो कुल अनुपात 25 हो गया, तो 12 हो गया, बराबर 48% हो गया। तो महिलाओं की जनसंख्या हम निकालेंगे, है ना, अनुपात 12:13 हो तो जनसंख्या महिलाओं का अनुपात क्या है। तो अनुपात, टोटल अनुपात जोड़े तो हम 25 हो गया, 25 को हर में ले लिए और वो 12 को 12 में ले लिए, अब इसको हम लोग भाग दे दिए, तो 25 चौको 100 हो गया, 100 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 हो गया, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब गुणा कर दिए 4 से, 12 चौको 48% निकल गया। तो महिलाओं की जनसंख्या हमारा कितना हो गया, 100 में माइनस 48 कर दिया तो 52% हो गया। तो अतः महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत कितना होगा, 52% हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 93 है, मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है। परासरण क्या है, परासरण नियंत्रण करने वाला क्या है, तो वो है, इसका जो सही उत्तर है वृक्क है, वृक्क, है ना। वृक्क क्यों है, क्योंकि मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग वृक्क है। वृक्क उपापचयी प्रक्रियाओं के माध्यम से शरीर के अतिरिक्त एवं हानिकारक पदार्थों को हटाता है। यह उत्सर्जन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण अंग है जो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि से निष्कासन में सहायक होता है। शरीर में जल की अतिरिक्त मात्रा का उत्सर्जन वृक्क द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ इसका कार्य मूत्र उत्पादन करता है। तो आप क्या समझे, शरीर में परासरण नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो वह वृक्क करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन यानी कि पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। एथिलीन का सूत्र है जो C2H4 का सबसे आम बहुलक पॉलीथीन है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है और इसका उपयोग ज़्यादातर बोतल, प्लास्टिक बैग, फिल्म आदि पैकेजिंग सामग्री में किया जाता है। कम घनत्व वाले पॉलीथीन पॉलीमर को होमोपॉलीमर कहा जाता है क्योंकि वे केवल एक मोनोमर एथिलीन के साथ निर्मित होता है। आइए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 95,
है ना, बोडमास नियम इसमें भी लागू होगा। तो P बटे Q, है ना, ब्रैकेट बंद का पावर 5, Q बटे R ब्रैकेट बंद पावर 5, R बटे P ब्रैकेट M का पावर n का मान होगा। तो PR Q1, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा D, यानी कि 1 होगा। देखते हैं कैसे 1 होगा। कि क्वेश्चन में दिया है जैसे PQR, तो इसका जो PQR, इसका जो सूत्र दिया है वो है इसका जो सूत्र है वो है A का स्क्वायर M डिवाइडेड A का स्क्वायर N बराबर A का स्क्वायर M माइनस N। तो ये सूत्र दिया है।